डिस्पाइट सेइंग कि मैं उनको बहुत नज़दीक से जानती हूँ, आई एम एन आउटसाइडर। और आदिवासियों का जो समाज है वो अब तो थोड़ा और खुल गया है, लेकिन उस समय वो आपको एक लेवल तक अंदर आने देंगे, उसके बाद नेचुरली जैसे हम भी अपने घर में किसी को बुलाते हैं तो एक लेवल के बाद से, एक पॉइंट के बाद से वी डोंट अलाउ एक्सेस टू दैट। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि बहुत सारी दुनिया और तकलीफ और त्रासदी की दुनिया तो इतनी बड़ी है कि शायद हम कल्पना नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हाँ ये तकलीफ होगी, ये ऐसा जीवन होगा, लेकिन हम अपने घरों में बैठे एक खुशहाल जीवन जीते हुए हम ये शायद कल्पना में भी उसके 10% तक भी नहीं जा पाते होंगे जो जीवन होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है, बहुत लोगों ने किया भी है। तो वो चीज़ें आप अंदर जाके वो जानते हैं कि जो भी है, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, वो उनकी दुनिया शायद प्रॉपर तरीके से तो मैंने तो नहीं कैप्चर किया है, मैं ये सच कहती हूँ। बहुत मुझे और वक्त लगेगा इन चीज़ों को उस तरह से करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारा लिमिटेशन मेरे उस नॉलेज की कमी का भी है। तो ये बात, और बाहर जैसे मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, एक ब्रूस चैटविक की किताब है सॉन्ग लाइन्स। वो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स के लिए, और इतनी ऑल्दो उसमें भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म बाद में आई कि उन्होंने बहुत टेक्सचराइज कर दिया जो भी, लेकिन सॉन्ग लाइन्स मतलब वो यही बात करते हैं जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि आदिवासी वो शायद सबसे पहले मनुष्य थे धरती पे, और उन्होंने किस तरह से मतलब उसमें एक बहुत सुंदर चीज़ है कि वो गाना गा के दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पेड़ गाया तो पेड़ बन गया, जब उन्होंने नदी गाई तो नदी बना, और पूरी दुनिया वो गाने के नोट्स से कनेक्टेड है। तो हम कोऑर्डिनेट्स जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हैं, वैसे उनके लिए वो म्यूजिकल नोट्स हैं, क्योंकि वो सब चीज़ कहीं लिख नहीं रहे थे, वो सब सिर्फ जो हमारे यहाँ भी होता था श्रुति, तो आप सुनकर पास ऑन करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि कितनी सुंदर है किताब, कितनी सुंदर है। अगर मैं वैसी कोई चीज़ भारत के आदिवासियों पर लिख पाऊँ, अगर वो मतलब वो लेवल का, और तो बाद में मैंने उस किताब की क्रिटिसिज्म बहुत पढ़ी कि इन्होंने बहुत ट्विस्ट की है और ये है, तो चलिए उसको तो छोड़ते हैं पहले। पर इस मोहब्बत से कोई लिखता है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप फिक्शनलाइज भी करें तो ठीक है, क्योंकि फोकस तो वहाँ जाता है आप। और सबसे अच्छी चीज़ एक किताब की या कहानी की ये होती है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके लिए इतनी खिड़कियाँ खुल जाती हैं कि आप वहाँ से फिर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ ली, कोई रेफरेंस पढ़ा, तो आपको लगता है ये क्या था, फिर आप गूगल करते हैं कि ये क्या है, देन यू फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो ये जो चीज़ें जो आपको कई अन्य रास्तों पे लेके जाती है कोई चीज़, ये मुझे हमेशा लगता है कि इम्पोर्टेंट बात है। और कहानी और उपन्यास ऐसा नहीं है कि वो कोई सोशल एक्टिविज्म का काम है या हम कोई मॉरल प्रीचिंग कर रहे हैं, वो एक तरह से अपने समय को सही तरीके से डॉक्यूमेंट करने की बात और सही तरीके से समझने के लिए एक नजरिया देने की बात है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि अगर हम उससे कोई चीज पा नहीं रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट तो एक चीज है, वो एंटरटेनमेंट तो मिल गई हमको, वो तो मुझे कोई जो रोम कॉम्स होते हैं या रोमांटिक नॉवेल्स होते हैं उससे भी एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाना जो हमको थोड़ी उद्वेलित करे, हमको सोचने पर मजबूर करे, या हमको कहे कि अच्छा ये चीज़ तो हम जानते थे लेकिन इसको हम तो ऐसे हमने कभी नहीं सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने भी एक किताब लिखी है, अमेरिका के जो नेटिव अमेरिकन हैं, इंडिजिनस ग्रुप्स, उनकी लोक कथाओं को मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, वो मैं लेके आई हूँ, मैं आपको एक देना चाहूँगी। हाँ, थैंक यू। और आपकी कहानियाँ और पढ़ूंगी। गैब्रिएला जी, शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्षा जी, एक और सवाल है, जब हम आदिवासियों की बात करें, क्या यहाँ पर कोई आपका लेखक है जो भारत के बारे में लिखता हो, आदिवासी कहानियाँ लिखता हो जिनको हम लोग पढ़ सकें? आदिवासी एक शायद कैलाश वानखेड़े हैं, वो शायद आदिवासियों के बारे में कविताएं तो बहुत लोग लिख रहे हैं, है ना, देवला पुतुल है, जसिंता टरकेटा है, पूनम वासम है, ये 2-3 नाम तो मुझे तुरंत याद आ रहा है कि कविताएं तो बहुत लोग लिख रहे हैं। अनुज लुगुन है, ये लोग सब आदिवासी हैं और अपनी दुनिया के बारे में लिख रहे हैं।
प्रतीक्षा जी, मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगी। मेरा नाम अनुभूति है, मुझे भी लिखना पसंद है, तो आपके ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि मेरी गलती मत करना, वो बात मैं भी उतारने की कोशिश करूँगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आदिवासियों के जीवन को आपने किस तरह बदलते हुए देखा है एज एन आउटसाइडर ओनली, और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा दुखद लगती है या पिंच करती है? जो मैंने एक कहानी फिर वेबसाइट पे है जंगल का जादू दिन दिन, वो असल में 3 टुकड़े हैं। तो इन टुकड़ों के बारे में बताऊंगी तो आपके सवाल का जवाब हो। वो 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक 1.5 पन्ने के होंगे, तो 3 या 4 पेजेस में वो कहानी खत्म होती है। तो वो एक तरह से वैसी कहानी नहीं है कि उसमें कोई घटना घट रही है, वो एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट एक उनकी स्थिति को बताता है। तो पहला वाला है जंगल क्या था, जंगल में किस तरह से वो रहते थे, उसके बारे में है। दूसरे में है कि वो एक लड़का और एक लड़की है जो ट्रेन स्टेशन पे बैठे हैं और वो निकलना चाह रहे हैं यहाँ से। और तीसरे में है वो शहर पहुंच गए हैं और शहर कैसे उनको मैनिपुलेट कर रहा है, और मैनिपुलेट करके उसका अंतिम शायद लाइन यही है कि यहाँ शिकार कौन किसका कर रहा है ना, आदमी ही आदमी का शिकार कर रहा है। जंगल खत्म हो गया, जंगल में शिकार खत्म हो गया, जंगल की जो रहन सहन की पद्धति थी वो खत्म हो गया, नेचर को हमने खत्म कर दिया। लेकिन बदले में हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जितने भी आदिवासी तब उस समय में, अब थोड़ा स्थिति बेहतर हुआ होगा, लेकिन उस वक्त मैं बात कर रही हूँ 20-30 साल पुरानी, कि आप एजेंसीज को कांटेक्ट करते हैं हाउस हेल्प के लिए, तो आपको सिर्फ आदिवासी लड़के हैं, आपको ड्राइवर्स आदिवासी लड़के हैं। तो वो उनको जब आप शहर जंगल से हटा के जब शहर लेके आए, तो आपने उनको कोई डिग्निटी नहीं दी, उनको ऐसा कोई काम नहीं दिया कि वो कुछ अपने आप को एलिवेट कर पाए। तो उनके लिए तो कुछ नहीं रहा ना, उनका वे ऑफ लाइफ भी खत्म हो गया, और बिना कुछ नहीं तो आगे आप हमेशा सोचते ना हम लोग बेहतर जीवन के लिए प्रयासरत रहते हैं कि ये नहीं तो कुछ और बेहतर होगा। उनके लिए जंगल से दूर होना और भी बदतर किस्म के जीवन की तरफ हो गया। एक बात मैं आपकी राइटिंग पर पूछना चाहूँगी कि जब आप लिखती हैं तो आपके कितने पात्र पूरी तरह काल्पनिक होते हैं और कितने पात्र किसी से प्रेरित होते हैं जनरली? एक आइसबर्ग देखा है ना आपने, उसमें कितना कितना ऊपर दिखता है और कितना नीचे रहता है। तो कभी कभी वो रेशियो उल्टा पलटा होता रहता है, कभी वो नीचे बड़ा वाला ही सच होता है, कभी वो बड़ा वाला कल्पना में होता है। पर जनरली मैं बहुत इमेजिन करती हूँ, मतलब कुछ एक आध किसी का कोई ट्रेट ले लिया या कुछ बोलने का तरीका या कोई चीज, पर अमूमन वो बहुत पारा पारा में मैंने काफी सारा लिया था अपने माँ के नानी की कहानी, नानी और उनकी परनानी की कहानी। तो वो मेरी माँ बताती थी, मैंने बचपन में उनको देखा, और बहुत जब हम यंग थे तब वो दोनों गुजर गए और दोनों विडोज थी। और मेरी माँ कहती थी कि एक समय उनकी छोटी सी जमींदारी थी, तो माँ कहती कि एक समय घर में सिर्फ 3 विधवाएं थी, 3 विडोज, और सिर्फ सफेद साड़ियाँ सूखती थी। ये सब उस जमाने 1900 के पहले की बात होगी शायद ना, उस समय। और फिर भी जो मेरी माँ की परनानी थी, वो उन्होंने पूरी जमींदारी संभाली, शी मैनेज्ड एवरीथिंग। तो वो बहुत, मुझे भी बचपन में हल्का याद है कि वो बहुत, सब उनसे डरते थे। She was so strong, बहुत छोटी सी थी, मतलब 5 फीट की भी नहीं होगी, she was very small, but she was so strong। तो ये जब मेरी माँ कहती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि वो दुनिया जो है ना, I've never been there in that गाँव,